हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1, स्क्रूटनी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। व्हाट इज द स्क्रूटनी प्रोडक्ट? कह रहे कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसी वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्क्रूटनी प्रोडक्ट बोलते हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेट माने क्या होता है? रिमूव करना। एलिमिनेट माने क्या होता है? रिमूव करना। तो जो हमारे बॉडी के अंदर स्क्रूटनी प्रोडक्ट है उसी को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। और जिस प्रोसेस द्वारा रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन क्या होगा? द प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे रिमूव करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब इस स्क्रूटनी प्रोडक्ट के अंदर आता क्या क्या है? कह रहा है कि हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है? चीज़ों को बैलेंस करती है, ठीक है, चीज़ों को क्या करती है? एक लिमिट अमाउंट में रखती है। अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी लिमिट अमाउंट से ऊपर चला जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट। जैसे वाटर, जितना वाटर हमें चाहिए, अगर वाटर का अमाउंट उससे ज़्यादा हो जाए तो वो वाटर, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट हो जाएगा। और हम उसे क्या करेंगे? यूरिन के थ्रू रिमूव कर देंगे। तो कह रहे हैं कि होता क्या है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, एनिमल के अंदर क्या होता है? चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। क्या क्या इकट्ठा होती हैं? अमोनिया, ठीक है, कह रहे हैं अमोनिया इकट्ठा हो सकती हैं, यूरिया हो सकता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and ions like Na plus Cl minus, K plus, phosphate यानी PO4 3 minus and सल्फेट SO4 2 minus। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर क्या हो सकती हैं? एक्यूमुलेट हो सकती हैं। अब कह रहे ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है ना, तो ये अपनी लिमिट अमाउंट से अगर ज़्यादा हो गई तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी? स्क्रूटनी प्रोडक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये हमारे लिमिट अमाउंट से ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएंगे? स्क्रूटनी प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे बॉडी को जितना वाटर चाहिए अगर उससे ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कह रहे ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कैसे होती हैं, यानी इनका अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कैसे होता है? तो कह रहे हैं इसके दो प्रोसेस होते हैं। इसके कितने प्रोसेस होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं। चाहे तो ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। किससे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर बढ़ सकती हैं। या दूसरा तरीका है, ये हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करेंगे एक्सेस अमाउंट में इंजेक्शन की वजह से, यानी एक्सेस इंजेक्शन, यानी अधिक मात्रा में ले लेने की वजह से इनका अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर कैसे इंक्रीज़ करेंगे? जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। तो कह रहा है कि ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं, चाहे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से एक्यूमुलेट होंगे या एक्सेस इंजेक्शन यानी अधिक मात्रा में लेने की वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होंगी? इंक्रीज़ करेंगे। और अपनी लिमिट से अगर ऊपर कोई भी चला गया तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? स्क्रूटनी प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस चैप्टर में मेनली हमें क्या करना है? कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, किसको देखना है? कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट यानी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को देखना है कि ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को हम किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, यानी इनका एक्सक्रीशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो हमारे जो ये हमारे स्क्रूटनी प्रोडक्ट दिए गए हैं, कह रहा है इन स्क्रूटनी प्रोडक्ट में से कुछ स्क्रूटनी प्रोडक्ट को तो हम टोटली बॉडी से रिमूव कर देते हैं और कुछ को क्या किया जाता है? पार्शली रिमूव किया जाता है, ठीक है। कुछ स्क्रूटनी प्रोडक्ट को टोटली रिमूव किया जाएगा और कुछ को कैसे किया जाएगा? पार्शली रिमूव किया जाएगा। कह रहा है अगर कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट की बात करें तो कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट में हमारा क्या है? अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। कह रहे हैं इसमें जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया जो होता है ये मोर टॉक्सिक होता है, यानी इन तीनों कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट में जो सबसे जहरीला होता है वो हमारा क्या होता है? अमोनिया होता है। और जो लीस्ट टॉक्सिक होता है वो हमारा क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। और लॉस ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉक्सिसिटी के, यानी जिसकी टॉक्सिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसे रिमूव करने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमें अमोनिया को रिमूव करना है तो अमोनिया को रिमूव करने में सबसे ज़्यादा वाटर का लॉस होगा, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी क्या होती है? सबसे कम होती है। इसलिए इसे रिमूव करने में लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। अब इन्हीं कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट के बेस पे
हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन एक कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कह रहा कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे होंगे जो अमोनिया को रिमूव करेंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो यूरिया रिमूव करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे। तो कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिमूव करते हैं उसे क्या बोला जाता है, अमोनोटेलिक, उसे क्या बोला जाता है, अमोनोटेलिक बोला जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो किसको रिमूव करेंगे, यूरिया को रिमूव करेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक कहेंगे। अब कह रहे हैं कि अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या मोस्ट टॉक्सिक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसे रिमूव करने के लिए मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अमोनिया को वही रिमूव करेगा जिसके पास वाटर की कोई कमी ना हो, ठीक है। तो कह रहे हैं जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है, जो बोनी फिश होती हैं या एक्वाटिक एम्फीबियन होते हैं या जो तुम्हारे एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं वही अमोनिया को रिमूव करते हैं, ठीक है। यानी अमोनिया को रिमूव कौन करता है, अमोनिया को रिमूव कौन करेगा, बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियन, ठीक है, और एक्वाटिक एम्फीबियन एंड एक्वाटिक इंसेक्ट, क्योंकि इनके पास पानी की कोई कमी है नहीं। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट को किस फॉर्म में रिमूव करेंगे, अमोनिया के फॉर्म में रिमूव करेंगे। और अमोनिया जो होता है ना, ये बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन द्वारा क्या होता है, बॉडी से निकलता है। अब चाहे तो ये बॉडी सरफेस से निकलेगा, या फिश है तो फिश में कहाँ से निकलेगा, गिल से निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। किस फॉर्म में रिमूव होता है, अमोनियम आयन, यानी NH4+ अमोनियम आयन के फॉर्म में क्या होता है, रिमूव होता है। और अमोनिया के रिमूवल में हमारी किडनी का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। अमोनिया के रिमूव करने में हमारे किडनी का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद अगर यूरिया की बात करें तो कह रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ आने लगे, यानी वाटर से ज़मीन पे आने लगे, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने अंदर एडॉप्टेशन किया, और उन्होंने कहा कि अगर हम अमोनिया के फॉर्म में निकालेंगे तो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर होगा, और हम टेरेस्ट्रियल पे यानी ज़मीन पे जा रहे हैं तो हमारे पास पानी कम है, इसलिए हम क्या करें, लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी जो अमोनिया है इसे क्या करें, लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट करें, ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर से इसे रिमूव किया जा सके। इसलिए जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म थे उन्होंने क्या किया, अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो कह रहा है कि अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया, ठीक है, कह रहा है जो यूरिया होता है, यूरिया को रिमूव कौन करता है, तो कह रहा है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैमल्स की बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। या जो मैराइन फिशेस हो गई, जो हमारी मैराइन फिशेस होती हैं वो भी क्या करती हैं, यूरिया निकालती हैं। या जो हमारे कुछ एम्फीबियन होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, यूरिया को ही रिमूव करते हैं, वो भी क्या करेंगे, यूरिया को ही रिमूव करेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है, ठीक है। यानी हमारे मैराइन फिशेस हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गए, और मैमल्स हो गए। आइए देखें, मैराइन फिश, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। और हमारे क्या हो गए, मैमल्स। ये क्या करते हैं, यूरिया रिमूव करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। और यूरिया को रिमूव करने में हमारी किडनी का रोल होता है। किसका रोल होता है, हमारे किडनी का रोल होता है। उसके बाद यूरिक एसिड की बात करें तो कह रहा है यूरिक एसिड ऐसे ऑर्गन से रिमूव करेंगे जिनके पास बहुत ही कम वाटर हो। तो ये क्या होता है, रेप्टाइल बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या होता है, तुम्हारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, ठीक है, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को निकालते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं, ठीक है।
इसे क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब कह रहा है कि जब हम एनिमल किंगडम का सर्वे करते हैं, यानी एनिमल किंगडम को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास स्क्रेटरी ऑर्गन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी इन स्क्रेटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या सभी ऑर्गेनिज्म का स्क्रेटरी ऑर्गन सेम होगा या अलग होगा, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का स्क्रेटरी ऑर्गन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्लेम सेल होता है। ये स्क्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है किसके अंदर, प्लेटिहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, एग्जाम्पल क्या, प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया के पास क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन पावर होती है। और रोटीफोर्स, सम एनालिड एंड सेफेलोकॉर्डेट्स यानी एम्फिऑक्सिस, इतने के अंदर तुम्हारा जो स्क्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल होता है। करिए प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड और आयन को बैलेंस करना, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका मेन काम क्या होता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड और आयन को बैलेंस करना, यानी ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, स्क्रेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। दूसरा स्क्रेटरी ऑर्गन है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो होता है ये स्क्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है अर्थवॉर्म और अदर एनिलिड्स में, ठीक है। कुछ एनालिट्स के अंदर तो हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया है, और जो बच गए एनालिट्स उसके अंदर स्क्रेटरी ऑर्गन हमारा क्या हो जाता है, नेफ्रिडिया हो जाता है। यानी नेफ्रिडिया जो होता है ये अर्थवॉर्म और अदर एनालिट्स में होता है, और ये भी क्या करता है, हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। नेफ्रिडिया भी क्या करता है, स्क्रेटरी ऑर्गन के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। कह रहा जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है ये भी स्क्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, किसके अंदर, इंसेक्ट लाइक काकरोच, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। उसके बाद अगला हमारा एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड है, ये भी हमारा स्क्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, किसमें, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, ठीक है। यानी हमारा ये जो 4 स्क्रेटरी ऑर्गन दिए गए हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, ये तीन जो है ये स्क्रेटरी ऑर्गन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। लेकिन एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करता है, स्क्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम, व्हाट इज द ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। करेंगे जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो हम क्या करते हैं कि हम कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट को अपने बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है 1 पेयर्ड किडनी, ठीक है, कितनी, 1 पेयर्ड किडनी, 1 पेयर यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। इतनी चीज़ें मिलकर हमारा क्या करते हैं, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। आइए देखें, कह रहे हैं ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम में क्या होगा, 1 पेयर हमारी क्या होगी, किडनी हो जाएगी, ठीक है। 1 पेयर क्या हो जाएगी, किडनी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, 1 पेयर, ये क्या हो गई, हमारी 1 पेयर किडनी हो गई। ये हमारी क्या होगी, 1 पेयर किडनी। कह रहे हैं इन किडनी से क्या होगी, पाइप निकली होगी, ठीक है। इन पाइप को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। ये पाइप जाके क्या होती है, एक बैग के अंदर खुलती हैं, ठीक है, एक थैले के अंदर खुलेंगी। इस थैले का नाम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये थैला क्या होगा, एक पतली सी पाइप के अंदर खुला होगा, और इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। यानी कि ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो गया, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, ए सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड ए सिंगल यूरेथ्रा। और इतनी चीज़ें मिली तो हमारा क्या बना, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। क्या बना, ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम। कह रहे हैं यहाँ पे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो हमारी होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अगर किडनी के कलर की बात करें तो किडनी का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है, बीन शेप। यानी किडनी हमारी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड होती है, ठीक है। अगर इसके लेंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम किडनी के लेंथ की बात करें तो किडनी की जो लेंथ होती है वो तुम्हारी कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके विड्थ यानी अगर इसके हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इसके थिकनेस की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके थिकनेस की बात करें
तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर इसके हम वेट की बात करें, ठीक है, अगर वेट की बात करें तो वेट कितना होता है, 120 टू 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम होता है। कितना होता है, 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी के लोकेशन की बात करें कि किडनी पाई कहाँ पे जाती है, तो हम अपने बॉडी को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ये वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी, और एक स्टमक वाला पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन कैविटी। तो किडनी हमारी कहाँ पे पाई जाती है, एब्डोमेन कैविटी में पाई जाती है। और एब्डोमेन कैविटी में भी कहाँ पे होती है, डॉर्सल साइड पे होती है। कहाँ पे होती है, डॉर्सल साइड। अब एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये हमारी क्या होती है, लास्ट थोरेसिक, ठीक है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच होती है। यानी जो हमारी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री होती है और जो हमारे थर्ड लंबर यानी एब्डोमेन कैविटी वाली वर्टिब्री होती है, इन्हीं दोनों के बीच में इस डॉर्सल साइड पे क्या होती है, हमारी किडनी पाई जाती है। ठीक है, इस किडनी में देखो, अगर इस किडनी को देखो तो इसमें कितने सरफेस हैं, 2 सरफेस हैं। एक तो किडनी का ये वाला सरफेस है और एक किडनी का ये वाला सरफेस है। ठीक है, तो किडनी का ये जो सरफेस है इसे हम क्या कहते हैं, आउटर सरफेस, और ये क्या है, किडनी का इनर सरफेस है। आउटर सरफेस जो होता है ये हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स है। और ये जो इनर वाला है ये कैसा है, हमारा कॉन्केव है। ये कैसा है, कॉन्केव है। तो कह रहे किडनी का जो कॉन्केव सरफेस होता है ना, यहाँ पे एक ओपनिंग या एक नॉच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। यानी हाइलम हमारा कहाँ पे होगा, किडनी के इनर, कहाँ पे होगा, किडनी के इनर कॉन्केव सरफेस पे होगा। अब कह रहे कि जो भी पाइप किडनी के अंदर इंटर करनी होंगी, ठीक है, जैसे ये यूरेटर किडनी के अंदर इंटर कर रहा है, या जो हमारे ब्लड वेसल होंगी यानी आर्टरी और वेन किडनी के अंदर इंटर करेंगी, या जो हमारी नर्व होंगी वो भी किडनी के अंदर इंटर करेंगे। यानी जितनी भी पाइप अब किडनी के अंदर इंटर करनी है वो सारी की सारी कहाँ से इंटर करती हैं, हाइलम से इंटर करती हैं। कहाँ से इंटर करेंगे, हाइलम से इंटर करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं जैसे ही हम किडनी के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, कह रहे हैं जैसे ही हम किडनी के अंदर इंटर करेंगे हमें क्या होगा, एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा और उस ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। आइए देखें, ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई। ठीक है, ये क्या है, इनर कॉन्केव सरफेस है। इस इनर कॉन्केव सरफेस पे क्या होता है, एक नॉच है जिसे हमने नाम क्या दे दिया, हाइलम। इसी हाइलम के थ्रू सारी पाइप क्या करती हैं, किडनी के अंदर इंटर करती हैं। तो कह रहे हैं जैसे हम किडनी के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक इस तरीके से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, कह रहा है किडनी के अंदर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमें क्या होगा, एक इस तरीके से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, अब कह रहा है इस रीनल पेल्विस के ऊपर क्या होता है, इस रीनल पेल्विस के ऊपर क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, यानी उभार होता है। इस तरीके से क्या होता है, उभार होता है। तो कह रहे हैं इस रीनल पेल्विस के ऊपर ये जो उभार होता है ना, ये जो उभार होता है, इस उभार को कहा जाता है कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी किडनी का ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमारा किडनी का ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट बनेगा, और किडनी का ये जो बाहर की तरफ जो पार्ट बनता है, इस बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इस बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, इसे क्या कहोगे, कॉर्टेक्स कहोगे। और ये किडनी का जो इनर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। क्या कहा जाता है, मेड्यूला। ठीक है, ये इनर पार्ट जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला। ठीक है, लेकिन कह रहा है ये जो मेड्यूला होता है ना, इसका मास क्या होता है, कोनिकल, यानी कि कोनिकल यानी कोन लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो मेडुला होगा ये क्या होगा, इस तरीके से कोनिकल मास में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसका कोनिकल मास जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड बोलेंगे, जो कहाँ पे, कैलिक्स में आके धंसा होगा। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, कैलिक्स में आके इस तरीके से धंसा होगा। ठीक है, ये तुम्हारा कैलिक्स में आके इस तरीके से धंसा होगा। ठीक है, ये कैलिक्स के अंदर आके इस तरीके से धंसा होगा। अब कह रहा है ये जो मेडुलरी पिरामिड है, ये जो मेडुलरी पिरामिड है, इनके बीच का जो ये स्पेस है, यहाँ पे हमारी कुछ कॉर्टेक्स क्या होती हैं, आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, कुछ कॉर्टेक्स आ जाती हैं। और जो कॉर्टेक्स हमारी कहाँ पे आ जाती हैं, मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाती हैं। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टनी। इन्हें क्या बोला जाता है, कॉलम ऑफ बर्टनी बोला जाता है।
यानी कॉलम ऑफ बर्टनी क्या होता है, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड के, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाती हैं, उस कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम किडनी की बात करें, ये किडनी हमारी, ये पूरी किडनी हमारी किसकी बनी होती है, तो किडनी जो होती है ये बनी होती है नेफ्रॉन से। किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से बनी होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब एक किडनी जो होती है ना, नियर अबाउट 1 मिलियन, कितनी, एक किडनी जो होती है वो नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन से बनी होती है। तो अगर किडनी की बात करें तो 1 मिलियन, और अगर किडनीज़ की बात करें यानी दोनों किडनी की बात करें तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 2 मिलियन। कितना हो जाएगा, 2 मिलियन। यानी एक किडनी हमारे कितने नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। आइए देखें नेफ्रॉन को। ये बताइए किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगी, नेफ्रॉन होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला इसका होता है ग्लैमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लैमेरुलस। और दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, रीनल टिब्यूल्स, ठीक है। क्या होता है, रीनल टिब्यूल्स होता है। अब कह रहे हैं रीनल टिब्यूल्स जो होता है ना, इसकी स्टार्टिंग होती है डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, इस तरीके से डबल वॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा डबल वॉल, एक वॉल ये है और एक वॉल ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है। और इस डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहा जाता है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल। तो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल जो होता है ये जाके आगे जाके क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड हो जाता है, ठीक है। हाईली क्या होता है, क्वाइल्ड हो जाता है। और इस हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये क्या करता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेनलेस लूप। क्या कहते हैं, हेनलेस लूप, ठीक है। अब ये हेनलेस लूप में तुम्हारी दो लिम्स बनती हैं। ये क्या होती है, डिसेंडिंग लिम्ब होती है, और ये हमारी क्या होती है, असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये फिर से क्या होती है, हाईली क्वाइल्ड हो जाती है। और इस हाईली क्वाइल्ड पार्ट को हम कहते हैं DCT, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर जाके खुलेगी, और इस स्ट्रेट ट्यूब को हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, कलेक्टिंग डक्ट बोलोगे, ठीक है। तो हमारे नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हो गए, 2। पहला क्या है, ग्लैमेरुलस, और दूसरा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, बोमेन कैप्सूल से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोमेन कैप्सूल से। अब कह रहा है ये जो बोमेन कैप्सूल है ना, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड आते हैं, ब्लड आएगा एक मोटी से पाइप द्वारा। एक मोटा सा पाइप है, वो क्या करेगा, बोमेन कैप्सूल के पास ब्लड लेके आएगा। और जब ये ब्लड जो लेके पाइप आता है ना, इस पाइप को बोलते हैं अफ्रेंट आर्टियोल। क्या बोला जाता है, अफ्रेंट आर्टियोल्स, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो अफ्रेंट आर्टियोल्स है, जब ये बोमेन कैप्सूल के पास आएगा तो ये क्या होगा, पतले पतले आर्टरी में क्या हो जाएगा, यानी पतले पतले कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पतले पतले कैपिलरी में क्या हो गया, टूट गया। और फिर यहाँ से क्या होगी, एक पतली सी पाइप क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो ब्लड जो ले गया रहा है बोमेन कैप्सूल को, उसे क्या कहते हैं, अफ्रेंट आर्टियोल। और बोमेन कैप्सूल से ब्लड को लेके जो दूर जा रहा है, इसे हम कहते हैं इफ्रेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं, इफ्रेंट आर्टियोल्स, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, इफ्रेंट आर्टियोल्स। तो कह रहे ये जो अफ्रेंट आर्टियोल्स है, ये आके बोमेन कैप्सूल के पास टूटा, तो यहाँ पे क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यानी कैपिलरी के एक गुच्छा बन गया, ठीक है। तो ये जो अफ्रेंट आर्टियोल का जो गुच्छा होता है ना, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, इसी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ग्लैमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैमेरुलस। यानी जो ग्लैमेरुलस होती है किससे बनी होती है, अफ्रेंट आर्टियोल से बनी होती है। यानी अफ्रेंट आर्टियोल आई और टूटी, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरी यानी कैपिलरी के एक गुच्छा बन गया, और इसी गुच्छे को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, और ये जो हमारा बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, हमारा बोमेन कैप्सूल कह रहे हैं ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ मिला के मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसस कहते हैं। ये इन दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, मैल्पिगियन बॉडी। क्या बोलोगे, मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसस, ठीक है,
कॉर्पसस, क्या बोलेंगे, मैलपिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसस बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा होता क्या है, ये हमारा मैलपिगियन बॉडी या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉर्पसस से बोलते हैं। अब कह रहा होता क्या है कि जो हमारा ये जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, यानी बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, हैंडले लूप, डीसीटी, और ये जाकर कहाँ पर खुलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। कह रहे हैं बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ के क्या होती हैं, कैलिक्स से आएंगी मेडुलरी पिरामिड, और मेडुलरी पिरामिड से आ जाएंगी रीनल पेल्विस। यानी ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं ये कहाँ पे खुलती हैं, तुम्हारी रीनल पेल्विस में खुलती हैं, ठीक है। कहाँ पे खुलेंगी, रीनल पेल्विस में। अब इस रीनल ट्यूब्यूल के बेस पे, ठीक है, इस रीनल ट्यूब्यूल के बेस पे हम क्या करते हैं, नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नेफ्रॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आइए देखें, कह रहा है कि जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल का बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये क्या होता है, नेफ्रॉन के कॉर्टिकल वाले पार्ट में होता है। कहाँ पे होता है, कॉर्टिकल वाले पार्ट में होता है, ठीक है। आइए देखें, ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, किडनी। किडनी का ये वाला पार्ट क्या हो गया, किडनी का ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और ये वाला क्या कहते हैं, मेड्यूला। तो कह रहा है रीनल ट्यूब्यूल का जो बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, जो बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, और जो ग्लैमरुलस होता है, यानी जो मैलपिगियन बॉडी है, ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी, ये क्या होगी, मैलपिगियन बॉडी। तो कह रहा है ये जो हमारी मैलपिगियन बॉडी होती है, या जो हमारी पीसीटी होती है, ठीक है, और ये जो हमारी डीसीटी होती है, ठीक है, यानी मैलपिगियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, ये तुम्हारे किस वाले रीजन में पाए जाते हैं, ये हमारे कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। और जो हेनले लूप होता है ये कहाँ पे होता है, तुम्हारा मेड्यूला में होता है। कहाँ पे होता है, मेड्यूला में। अब ये हेनले लूप तुम्हारा मेड्यूला में गया है या नहीं गया है, इसके बेस पे हम नेफ्रॉन को क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन को क्या करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। हो सकता है कि ये हेनले लूप, ठीक है, बड़ा हो और मेड्यूला के अंदर तक गया हो। अगर मेड्यूला के अंदर तक गया है तो ऐसे नेफ्रॉन को कहते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। क्या कहेंगे, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। या हो सकता है कि कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिसमें हेनले लूप क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, टू शॉर्ट, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब ये इतना छोटा होता है, चाहे तो ये तुम्हारा मेड्यूला के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, चाहे तो ये मेड्यूला के अंदर जाएगा नहीं, या अगर मेड्यूला के अंदर गया होगा तो बहुत थोड़ा सा गया होगा। और ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल। ऐसे नेफ्रॉन को क्या कहोगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहोगे, ठीक है। तो नेफ्रॉन हमारे कितने तरीके के हो गए, 2। एक हो गया हमारा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और दूसरा क्या हो गया, हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि होता क्या है कि ये जो हमारा इफ्रेंट आर्टियोल होती है, ठीक है, इधर देखिए, ये हमारा क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल, ये पीसीटी, हैंडले लूप, डीसीटी, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से ये अफ्रेंट आर्टियोल आ रहा है, ये अफ्रेंट आर्टियोल आके पतली पाइप में क्या हो गया, टूट गया, जिससे में हमारा क्या बना, ग्लैमेरुलस बना, और ये पतली सी पाइप यहाँ से निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इफ्रेंट आर्टियोल। अब कह रहे हैं ये जो इफ्रेंट आर्टियोल होती है ना, ये जो इफ्रेंट आर्टियोल होती है, ये हमारे रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या होती है, जाके लिपटी होती है, ठीक है। ये रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या होती है, इस तरीके से लिपटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का जो पार्ट हेनले लूप के साथ दौड़ा होता है, ठीक है, हेनले लूप के साथ दौड़ा होता है, वो क्या करता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना देता है, और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, रीड कर लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन के लिए आप फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे, नीट क्वेश्चन, ठीक है, नीट क्वेश्चन नाम से चैनल है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं पे मिलेंगे। और एक बात और है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि आप पिछले 2-3 साल 4 साल का पैटर्न उठा के देखिए, डिक्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं ना, आप करिए। और हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म करके रिवीजन लगाएं। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
और सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रेफर करिएगा, इसके अलावा किसी भी अदर बुक मॉड्यूल कुछ भी मत पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि चलिए एक क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, वो हमारा कहीं छूट ना जाए, तो हम एक क्वेश्चन के चक्कर में अपने बाकी के क्वेश्चन जो 89 क्वेश्चन है उसे हम क्यों ख़राब करें। और वो भी एक क्वेश्चन जो तुम्हारा बाहर से आएगा ये भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ ना, जो 90 के 90 क्वेश्चन होते हैं डिक्टो एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए और बाकी चीज़ों को आप यहाँ से देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को रीड भी करते हुए चलिए। बाकी अगर कोई डाउट और आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। यूरिन फॉर्मेशन, अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है मेनली 3 प्रोसेस को, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में मेनली हमारे कितने प्रोसेस होते हैं? 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा क्या होता है? सिग्रेशन। और इन्हीं 3 प्रोसेस के थ्रू हमारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी इन्हीं 3 प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? हमारा यूरिन बनेगा। तो आइए देखें एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन या इसी को हम कहते हैं ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसे नॉर्मली फिल्ट्रेशन कह दो, या इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन, या इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी को और हम किस नाम से जानते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखें। कह रहा होता है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस जो है ये हमारे नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स से होगा, ठीक है। ये जो फिल्ट्रेशन है, रीएब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, ये हमारे जो नेफ्रॉन होंगे, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन का मान लो ये रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद ये क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है, और इस हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी। इसके बाद हमारा क्या होता है? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, और इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हेनले लूप, जिसमें 2 लिम्ब होती है, एक डिसेंडिंग होती है और एक क्या होती है? असेंडिंग। और ये असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये फिर जाके क्या होती है? हाईली क्वाइल्ड हो जाती है, और इस हाईली क्वाइल्ड वाले को हम क्या बोलते हैं? डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी, यानी डिस्टल कॉर्निलेटर ट्यूब्यूल। और ये जो डिस्टल कॉर्निलेटर ट्यूब्यूल है ये एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर जाके क्या होती है? ओपन हो जाती है, और इस स्ट्रेट ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। अब कह रहा होता क्या है कि जो हमारा अफरेंट आर्टियोल, ठीक है, कह रहा ये क्या है? एक पाइप आती है, और इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। कह रही है अफरेंट आर्टियोल जब बोमेन कैप्सूल के पास आता है, ठीक है, जब बोमेन कैप्सूल के पास आता है तो ये क्या होता है? पतली पतली आर्टरी में क्या होता है? टूट जाता है, यानी टफ्ट ऑफ कैपिलरी बना लेता है। और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनती है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैमरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लैमरुलस। और फिर यहाँ से क्या होगा? एक पतली सी पाइप क्या होगी? यहाँ से निकल जाएगी, और ये जो पतली सी पाइप निकल रही इसे हम क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टियोल। क्या बोला जाता है? एफरेंट आर्टियोल। तो कह रहा होता क्या है कि ग्लैमरुलस के पास ब्लड लेके कौन आता है? हमारा अफरेंट आर्टियोल। और ग्लैमरुलस से ब्लड को दूर कौन लेके जा रहा है? हमारा एफरेंट आर्टियोल। तो ये जो अफरेंट आर्टियोल होता है ना, ये हमारा क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है। अफरेंट आर्टियोल कैसा होता है? चौड़ा होता है, जबकि एफरेंट आर्टियोल हमारा कैसा होता है? पतला होता है। तो अब यहाँ से ब्लड क्या है? ज़्यादा आ रहा होगा, यानी तेज़ी के साथ आ रहा होगा, और यहाँ से ब्लड जो निकल रहा है वो क्या है? कम निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो ब्लड आएगा वो यहाँ पे क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? ग्लैमरुलस के अंदर क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ग्लैमरुलस ब्लड प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ग्लैमरुलस ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी ग्लैमरुलस ब्लड प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होगा? ब्लड हमारा फिल्टर होता है, ठीक है। इसीलिए इस फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं? ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है? ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन। यानी ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ग्लैमरुलस ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? ग्लैमरुलस ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ब्लड फिल्टर होता है, यहाँ पे टोटल 3 लेयर, कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। यानी यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगा वो कितनी लेयर से होंगी? तुम्हारी 3 लेयर से होंगे, ठीक है। आइए देखें, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगा कितने लेयर से होगा? 3, ठीक है। ये हमारा क्या है? ग्लैमरुलस है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा ग्लैमरुलस का एक छोटा सा पार्ट बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल। ये हमारी क्या हो गई? बोमेन कैप्सूल, ठीक है।
ये हमारी क्या होगी, बोमेन कैप्सूल है। अब कह रहा है ये हमारा क्या है, एक छोटा सा पार्ट है किसका, ग्लैमरुलस का, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरी होगी और उसी का एक छोटा सा पार्ट मैंने बना दिया, ये हमारा क्या है, ग्लैमरुलस। तो यहाँ से ब्लड क्या है, आ रहा है, और यहाँ से ब्लड क्या है, जा रहा है, और यहाँ से ब्लड क्या है, तेज़ी के साथ आ रहा है, और यहाँ से ब्लड क्या है, धीमे जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्लड यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, जिसे हमने क्या किया, ग्लैमरुलस ब्लड प्रेशर। अब कह रहे हैं यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर बनेगा तो इसकी वजह से ब्लड यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहा है फिल्टर होता है तो कितनी लेयर को क्रॉस करता है, 3 लेयर को। पहली तो इस वाली लेयर को क्रॉस करेगा, पहले क्या करेगा, ब्लड इस वाली लेयर को क्रॉस करेगा। तो ये वाली जो लेयर है इसे हम कहते हैं एंडोथेलियम, क्या बोला जाता है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लैमरुलस ब्लड वेसल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे एंडोथेलियम ऑफ ग्लैमरुलस ब्लड वेसल, ठीक है, ग्लैमरुलस ब्लड वेसल। अब कह रहा है उसके बाद इसे क्या करना पड़ेगा, इस बोमेन कैप्सूल की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये बोमेन कैप्सूल की जो लेयर होती है ना, ये जो बोमेन कैप्सूल की लेयर होती है इसे हम बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, इस लेयर को क्या बोला जाता है, एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। और इन दोनों के बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच में एक और लेयर होती है, और इस लेयर को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि जब हमारा ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन होता है तो कितनी लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, 3। पहला क्या होगा, एंडोथेलियम ऑफ ग्लैमरुलस ब्लड वेसल। दूसरा क्या होगा, एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में लेयर होगी जिसे हम क्या कहेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब कह रहा होता क्या है कि जो ये हमारी बोमेन कैप्सूल है, ये जो हमारे बोमेन कैप्सूल की जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम सेल को, ये जो एपिथेलियम है इसकी जो सेल होगी, इसकी सेल को हम कहते हैं पोडोसाइट। क्या कहते हैं, पोडोसाइट। इसकी सेल को क्या बोला जाता है, पोडोसाइट बोला जाता है। तो ये जो पोडोसाइट सेल होती है ना, इनका अरेंजमेंट जो होता है वो इंट्रिकेट मैनर में होता है। कैसे होता है, इंट्रिकेट मैनर में होता है, यानी उल्टा सीधा अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी सेल के बीच क्या होते हैं, माइन्यूट पोर पाए जाते हैं। इनकी सेल के बीच क्या होते हैं, माइन्यूट क्या होते हैं, पोर पाए जाते हैं। और इस माइन्यूट पोर को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन पोर या स्लिट पोर, ठीक है। यहाँ पे क्या माइन्यूट पोर होंगे और इस माइन्यूट पोर को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन पोर या स्लिट पोर कहेंगे। और इसी के थ्रू क्या होंगी, चीज़ें फिल्टर होंगी, इसी के थ्रू चीज़ें क्या होती हैं, फिल्टर होती हैं। अब कह रहे हैं कि जब यहाँ से चीज़ें तुम्हारी फिल्टर कर रही होंगी तो जो चीज़ फिल्टर हो गए बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती है, ठीक है। जो चीज़ें तुम्हारी फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो कह रहे हैं ये जो यहाँ पे जो चीज़ें फिल्टर होती है ना, उसका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, प्लाज्मा जैसा होगा। कैसा होगा, प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें फिल्टर हुई हैं वो तुम्हारे उसका कंपोजिशन कैसा होगा, प्लाज्मा, एक्सेप्ट द प्रोटीन को छोड़ गए, क्योंकि प्रोटीन की साइज़ क्या होती है, थोड़ा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो स्लिट पोर से क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए प्रोटीन क्या होंगे, तुम्हारी यहीं पे छूट जाएंगी, तुम्हारी यहीं पे छूट जाती है। और बाकी जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर चला जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या होता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर चला जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो फिल्ट्रेशन हो रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा फिल्टर हो रहा है, ठीक है, जो हमारा फिल्टर हो रहा है, दोनों किडनी की बात करें तो दोनों किडनी 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करती हैं, तो ये अमाउंट होता है 1100 से 1200 ml, ठीक है। यानी जो हमारे दोनों किडनी होती है, दोनों किडनी मिलकर ये जो फिल्टर कर रही हैं, ये कितना फिल्टर करती हैं, 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है। जो हमारे कार्डियक आउटपुट का लगभग कितना होता है, 1/5 पार्ट है, ठीक है। हमारे कार्डियक आउटपुट का ये कितना है, लगभग 1/5 पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन की बात करें तो ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन, जो हमारा ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन है, दोनों किडनी मिलके 1 मिनट में कितना करते हैं, 1100 से 1200 ml ब्लड करते हैं, जो हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट का कितना होता है, 1/5 होता है। अब इसके बाद जब ये इतने ब्लड को फिल्टर करती हैं तो जो चीज़ें इस साइड बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं उसे हमने नाम क्या दे दिया, फिल्ट्रेट, ठीक है, उसे नाम क्या दिया, फिल्ट्रेट। तो इतने ब्लड को फिल्टर करने पे जो फिल्ट्रेट तैयार होता है वो होता है 125 ml। कितना होता है, 125 ml होता है।
और इसे हम बोलते हैं ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट। यानी ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट हमारा कितना होता है, 125 ml होता है, ठीक है, यानी GFR। ये जो इस साइड फिल्टर होके आ गया है, जो इस साइड ये फिल्टर होके आ गया है, इस फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट। और 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट तैयार होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहेंगे। और ये एक हेल्दी बंदे का ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 125 ml होता है। कितना होता है, यानी दोनों किडनी मिलके 1 मिनट में कितना ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि कितना फिल्ट्रेट तैयार करती हैं, 125 ml फिल्ट्रेट को क्या करती हैं, तैयार करती हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर मान लो किसी रीजन से ये हमारा ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, ठीक है, अगर किसी वजह से हमारा ये ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, यानी 1 मिनट में 125 ml जो तैयार हो रहा है, ये एक किडनी तैयार कर रही है, दोनों याद रखना, दोनों किडनी तैयार कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों किडनी जो हमारा 125 ml तैयार कर रही हैं, अगर 125 की जगह ये तुम्हारा 90 ml तैयार करने लगे, 80 ml तैयार करें, यानी कि 125 ml से कम हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट है ये क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। देखना, कह रहा है कि अगर हमारा ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाए, ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट अगर डिक्रीज कर जाए, तो हमारी जो बॉडी होती है ना, ठीक है, जो हमारा स्क्लेरोटरी सिस्टम यानी जो हमारी किडनी है, इसके पास एबिलिटी होती है इसे फिर से नॉर्मल करने की। कह रहा होता क्या है कि ये जो हमारा अफरेंट आर्टियोल होता है, ठीक है, जो हमारा अफरेंट आर्टियोल है, और ये हमारा क्या पीसीटी हैंडलोप, उसके बाद हमारी क्या होगी, डीसीटी। तो ये जो अफरेंट आर्टियोल होती है, ऐसे समझो कि ये हमारा क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल हो गया, ये क्या बोमेन कैप्सूल हो गया, ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे इस तरीके से पीसीटी, उसके बाद ये हमारी क्या हैंडलर लूप है, और ये मेरी क्या है, डीसीटी है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो ब्लड लेके आ रहा है उसे क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टियोल। तो ये अफरेंट आर्टियोल जो पाइप आती है ना, वो एक्चुअल में ये डीसीटी से घूमते हुए आती है। तो अगर डीसीटी से घूमते हुए आ रही है तो इसका मतलब कि तुम्हारा अफरेंट आर्टियोल और डीसीटी कहीं ना कहीं पे क्या होती है, टच होती है, ठीक है। यानी तुम्हारी अफरेंट आर्टियोल और डीसीटी कहीं पे क्या होती हैं, टच होती हैं, और जहाँ पे टच होती है वहाँ की सेल क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती हैं, और उस मॉडिफाइड रीजन को कहा जाता है, उस मॉडिफाइड रीजन को क्या बोलते हैं, जस्टा ग्लैमरुलर ऑपरेटस। क्या बोला जाता है, जस्टा ग्लैमरुलर ऑपरेटस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे ही हमारा GFR यानी ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा, तो ये जो जस्टा ग्लैमरुलर ऑपरेटस है, ठीक है, जस्टा ग्लैमरुलर ऑपरेटस हैं, ये क्या हो जाएंगे, तुम्हारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, तुम्हारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक्टिवेट होंगे तो ये रिलीज़ करेंगे रेनिन। ये क्या करेंगे, रेनिन रिलीज़ करेंगे, और रेनिन क्या करेगा, फिर से हमारा ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या करेगा, ये रेनिन क्या करता है, ग्लैमरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, और जो ग्लैमरुलस ब्लड फ्लो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो तुम्हारा ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ओके। अगर कह रहा है कि अगर हम देखें तो 1 मिनट में हमारा ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, 125 ml है। कितना है, 125 ml। तो एक दिन की बात करें तो एक दिन में जो हमारा ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 180 लीटर। कितना हो जाएगा, 180 लीटर। यानी एक दिन में हम कितना फिल्ट्रेट तैयार करते हैं, 180 लीटर, ठीक है। लेकिन क्या हम 180 लीटर यूरिन निकालते हैं? अगर ऐसा होता तो पता चलता है कि सुबह से शाम तक हम कहाँ पे बैठे होते हैं, बाथरूम में ही बैठे होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हम पर डे यूरिन कितनी जो यूरिन निकालते हैं वो कितनी होती है, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। 1 to 1.5 लीटर यूरिन हम क्या करते हैं, निकालते हैं। और हमारा डेली बन कितना रहा है, 180 लीटर बन रहा है। इसका मतलब कि 99% क्या होता है, 99% फिल्ट्रेट को क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 99% फिल्ट्रेट को क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ये नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट्स होता है, ठीक है। ये क्या होगा, अलग अलग सेगमेंट्स होगा, ठीक है। अब तरह ये रीअब्जॉर्प्शन जो है ये तुम्हारा एक्टिवली भी होगा, ठीक है, एक्टिवली भी होगा, और तुम्हारा ये कैसे होगा, पैसिवली भी होगा। यानी कुछ सब्सटेंस को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और कुछ सब्सटेंस को पैसिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट से। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा कहाँ से होता है, पीसीटी से होता है। कहाँ से होता है, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। अगर एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, जो हमारा एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है ये होता है ग्लूकोज। किसका होता है, ग्लूकोज का होगा, अमीनो एसिड
Na प्लस ETC, ठीक है। इन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन हमारा कैसा होता है, एक्टिवली होता है। अगर पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के अंदर ही, यानी किडनी का जो हमारा किडनी का मेडुला वाला रीजन होता है ना, वहाँ पे रख लिया जाता है ऑस्मोलरिटी बैलेंस करने के लिए। तो उसका जो रीएब्जॉर्प्शन होगा, यानी जो हमारे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा, पैसिवली होगा, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट और इसके साथ साथ जो हमारा वाटर होता है, वाटर का फिर रीएब्जॉर्प्शन कैसा होता है, पैसिवली होता है, ठीक है। उसका भी कैसा होता है, पैसिवली होता है। और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ पे होता है, PCT, ठीक है। कहाँ होता है, PCT थे। इसके बाद कह रहा है सिक्रीशन, कह रहा है अगर हम सिक्रीशन की बात करें, ठीक है, अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो कह रहा है कि मेनली 3 चीज़ों को सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा फिल्ट्रेट बना है, इस फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है, ये फिल्ट्रेट यहाँ से पास कर रहा होगा, तो इस फिल्ट्रेट के अंदर हम मेनली 3 चीज़ों को सिक्रीट करते हैं। एक होता है हमारा H+, एक होता है K+, और एक होता है हमारा अमोनिया, ठीक है। H+, K+ और अमोनिया को क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। कहाँ पे, फिल्ट्रेट में। और ये सिक्रीट क्यों किया जाता है, ताकि आयनिक और एसिड बेस बैलेंस रहे बॉडी फ्लूइड का, ठीक है। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसका आयनिक और एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि नेफ्रॉन के अलग अलग सेगमेंट से क्या करते हैं कि इस फिल्ट्रेट के अंदर H+, K+ और अमोनिया को सिक्रीट करते हैं, ओके। और इस तरीके से हमारा यूरिन बन जाता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। अगर हम रेनल टिब्यूल की बात करें तो रेनल टिब्यूल की स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, बोमेन कैप्सूल से, यानी डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद हमें क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड पोर्शन मिलता है, और इस हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल। और इस प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल के बाद हमें एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, और इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेनले लूप। हेनले लूप के बाद हमें फिर से क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड पोर्शन मिलता है, और इस हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, DCT, यानी डिस्टल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल। और ये डिस्टल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल जो होता है ये जाके एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर क्या होता है, ओपन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो हमें इन्हीं के फंक्शन को देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं PCT, यानी प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हम बात करें ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट की, तो जो हमारा ग्लैमरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है पर डे, यानी एक दिन का, वो कितना होता है, 180 लीटर होता है। कितना होता है, 180 लीटर। लेकिन हम रिमूव कितना करते हैं, हम उसे रिमूव कितना करते हैं, 1 से 1.5 लीटर। इसका मतलब कि 99% जो फिल्ट्रेट होता है उसे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 99% फिल्ट्रेट को क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ से किया जाता है, PCT। कहाँ से किया जाता है, PCT से। अगर PCT से हमारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब यहाँ का सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर यहाँ की सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कराने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल क्यूबाइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियल सेल इसके ऊपर लगा दी जाती है, ठीक है। क्या लगा दी जाती है, सिंपल क्यूबाइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियल सेल लगा दी जाती हैं, जिनकी वजह से यहाँ का सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब सरफेस एरिया क्या है, मैक्सिमम है, तो रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तो कह रहा है प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल की बात करें तो ये क्या करता है, 70 से 80%, ठीक है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, ठीक है। यानी जो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर होते हैं ये कहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, प्रॉक्सिमल कॉर्नेलेटेड टिब्यूल से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी कि हमारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से हो गया, PCT से हो गया। PCT मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये क्या करता है, pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। PCT क्या करता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है, और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये क्या करता है, pH और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड का pH और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ये जो PCT होता है ये क्या करता है, बैलेंस करता है किसको, pH एंड आयनिक, ठीक है, pH एंड आयनिक, ठीक है, ये क्या करता है, pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है उसके pH और उसके आयन को ये क्या करता है, बैलेंस करता है। अब बैलेंस कैसे करता है, ये क्या करता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। ये क्या करेगा तुम्हारा, सिक्रीट कर, ठीक है, ये क्या करेगा तुम्हारा,
सिक्रीट करता है, ठीक है, सिक्रीट करता है। और सिक्रीट क्या करेगा, H प्लस K प्लस और अमोनिया, ठीक है, H प्लस K प्लस अमोनिया को सिक्रीट करेगा एंड एब्जॉर्ब करेगा बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस, ठीक है। यानी PCT का काम क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन के साथ इसका और काम क्या होता है, पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और ये पीएच और आयनिक बैलेंस ये कैसे करता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस K प्लस एंड अमोनिया एंड बाई का एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, एंड ये इसका क्या होगा, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होगा, इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाई कार्बोनेट। ओके, इसके बाद करते हैं हेनले लूप की, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, ये हेनले लूप। कह रहा है कि अगर हम हेनले लूप की बात करें तो जो हमारा हेनले लूप है इसमें तुम्हारा 2 लिम्ब है, ठीक है। हेनले लूप में हमारी कितनी लिम्ब होती हैं, 2 लिम्ब होती हैं। एक लिम्ब नीचे की तरफ आ रही है और एक लिम्ब क्या है, ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये हेनले लूप है, इसमें एक ये लिम्ब नीचे की तरफ आ रही है और एक क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो नीचे की तरफ आ रही है इसे क्या कहते हैं, हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो जाती है इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। तो जो हमारा हेनलेस लूप होता है, ठीक है, हेनलेस लूप, तो कह रहा है जो हेनलेस लूप होता है इसका मेन काम क्या होता है, तो कह रहा है हेनलेस लूप का मेन काम होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करना, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि PCT, DCT, बोमेन कैप्सूल ये सारे पार्ट हमारे कहाँ पे होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, और ये वाला पार्ट कहाँ पे होता है, मेडुला में। तो ये मेडुला के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसे कहते हैं। और इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी है इसमें इसे बैलेंस, इसके ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने में सबसे मेन रोल किसका होता है, हेनले लूप का होता है। किसका होता है, हेनले लूप का होता है। अब कर रहे हैं हेनले लूप में, हेनले लूप जो होता है इसमें कितनी लिम्ब है, 2। एक हमारी क्या है, डिसेंडिंग, ठीक है, एक हमारी क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है, और एक क्या है हमारी असेंडिंग, ठीक है, एक हमारी क्या है, असेंडिंग लिम्ब है। कह रहा है इसकी ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ना, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये परमिएबल होती है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है ये क्या होती है, तुम्हारी परमिएबल होती है, ठीक है। परमिएबल होती है किसके लिए, वाटर के लिए, और इम्परमिएबल होती है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। यानी जब हमारा फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उस फिल्ट्रेट के अंदर जो वाटर होंगे, वाटर वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसी के अंदर पड़े रहेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे वाटर बाहर निकलेगा तो हमारा जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है ये क्या होगा, कंसनट्रेट होने लगेगा, ये हमारा फिल्ट्रेट क्या होगा, कंसनट्रेट होने लगता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये असेंडिंग लिम्ब होती है ना, ये उल्टी हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी, और वाटर के लिए ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी इम्परमिएबल हो जाएगी। तो हमारा फिल्टर जब असेंडिंग लिम्ब से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स सेलेक्ट एक्टिवली या पैसिवली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रोलाइट्स से बाहर निकलने लगेंगे और वाटर क्या होगा, इसी के अंदर बना रहेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा हमारा फिल्ट्रेट क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेट क्या होगा, डाइल्यूट होने लगता है। फिल्ट्रेट क्या होता है, हमारा डाइल्यूट होने लगता है। ओके, यानी कि जब नीचे की तरफ आता है, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी नीचे की तरफ आएगा तो फिल्ट्रेट क्या होगा, हमारा कंसनट्रेट यानी गाढ़ा होगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा फिल्ट्रेट कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है, कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। और हेनले लूप का मेन काम क्या होता है, इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करना, ठीक है, उसे मेंटेन करना। उसके बाद हम बात करते हैं DCT की, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। आइए देखें, जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कह रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है, कंडीशनल, यानी अगर ज़रूरत होगी तो रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे, अदरवाइज रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा। कैसा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होगा। और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, Na प्लस एंड वाटर का, ठीक है। Na प्लस और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से कराया जाता है, DCT से कराया जाता है, ठीक है। कह रहे DCT जो होती है ना, ये भी क्या करेगी, pH और सोडियम पोटेशियम, ठीक है, pH एंड सोडियम पोटेशियम ऑफ द ब्लड, ठीक है। हमारा जो ब्लड है उसका pH और उसके अंदर जो आयन है सोडियम पोटेशियम, इसे ये क्या करता है, बैलेंस करता है बाय द सिक्रीशन ऑफ H प्लस K प्लस एंड अमोनिया, ठीक है, H प्लस K प्लस अमोनिया। और ये तुम्हारा रीएब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, इट कैन रीएब्जॉर्ब, ये क्या कर सकता है, रीएब्जॉर्ब कर सकता है, किसको,
बाइकार्बोनेट को, ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद हमारा क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कर अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट हमारी क्या होती है, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। कलेक्टिंग डक्ट कैसी होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, जो हमारे कॉर्टेक्स से, जो हमारे क्या कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला तक, कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला तक आई होती है, ठीक है। ये क्या होती है, कॉर्टेक्स से कहाँ तक आई होती है, तुम्हारे इनर मेड्यूला तक आई होती है, ठीक है। आइए देखें, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला तक फैली होती है। कह रहे हैं यहाँ से भी क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का, ठीक है, वाटर का, ताकि यूरिन को कंसनट्रेट किया जा सके। क्योंकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये फिल्ट्रेट को ले जाके कहाँ पे छोड़ देगी, रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से क्या होगा, यूरेटर के थ्रू ये यूरिन क्या होगी, यूरिनरी ब्लैडर में आएगी, और फिर वहाँ से यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम यूरिन को कंसनट्रेट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इसीलिए यहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है, वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत क्या करता है, यूरिया को भी क्या करता है, यहाँ से निकाल के क्या करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डाल देता है, ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है। यानी जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का, और स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी यहाँ से निकल के क्या होता है, वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, ताकि इसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है ये भी क्या करती है, सिक्रीशन करती है, और ये सिक्रीशन करती है H+ और K+ का, ठीक है। बाकी वो दोनों क्या कर रहे थे, H+, K+ और अमोनिया को भी सिक्रेट कर रहे थे, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये सिक्रेट करती है किसको, H+ और K+ को ही सिर्फ सिक्रेट करनी है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कह रहा है कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन, ठीक है। कह रहा जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है यूरिन को कंसंट्रेट करने की। तो कह रहा है ये यूरिन को किस तरीके से कंसंट्रेट करते हैं, तो कह रहा है यूरिन कंसंट्रेट करने के लिए हमें, तो हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, पहला क्या हुआ, हेनले लूप, और दूसरा क्या है, वासा रेक्टा। यानी यूरिन को कंसंट्रेट हम किसकी हेल्प से करते हैं, हेनले लूप और वासा रेक्टा की हेल्प से करते हैं। और जिस मैकेनिज्म द्वारा किया जाता है उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। उसे क्या बोला जाता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म बोला जाता है। तो आइए देखें ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता क्या है। कह रहा है कि होता क्या है कि हमारा जो हेनले लूप होती है, ठीक है, कह रहा है जो हमारा हेनले लूप होता है, क्या होता है, हेनले लूप में कितनी लिम्स होती हैं, 2 लिम्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा हेनले लूप है, हेनले लूप में कितनी, 2 लिम्स होगी। ये हमारी क्या होगी, डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, और ये हमारी क्या है, असेंडिंग लिम्ब। कह रहे हैं कि ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है ना, ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है, इसका जो लोअर पार्ट होता है ये क्या होता है, थिन होता है, और फिर ये ऊपर की तरफ जाके क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाके क्या होता है, थिक हो जाता है। ये ऊपर की तरफ जाके क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। ये लोअर क्या होता है, थिन होता है, फिर ऊपर क्या होता है, थिक हो जाता है। और कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारा क्या होगा, वासा रेक्टा होगा, ठीक है। जैसे हेनले लूप में 2 लिम्स हैं, एक तुम्हारी क्या है, डिसेंडिंग, और दूसरी क्या है, असेंडिंग। ऐसे ही वासा रेक्टा में भी क्या होंगे, 2 लिम्स होंगी। वासा रेक्टा में भी कितनी लिम्स होंगी, 2 लिम्स होंगी। एक हमारी क्या होगी, डिसेंडिंग होगी, ये क्या डिसेंडिंग है, और ये वाली हमारी क्या होगी, असेंडिंग होगी, ये वाली क्या होगी, असेंडिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि होता क्या कि अगर हम देखें तो जो हमारा फिल्ट्रेट है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी के बाद क्या होता है, हेनले लूप। तो कह रहा है कि जो हमारा फिल्ट्रेट है ये कहाँ पे आ रहा है, हमारे हेनले लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा है, और फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब से कहाँ पे चला जाएगा, असेंडिंग लिम्ब। यानी जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हेनले लूप के दोनों लिम्ब्स में अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, और चीज़ों का अपोजिट डायरेक्शन में होना ही क्या कहलाता है, काउंटर करेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, काउंटर करेंट। तो हेनले लूप के दोनों लिम्ब्स के बीच क्या होता है, काउंटर करेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। तो यहाँ पे ब्लड क्या है, वासा रेक्टा की इस लिम्ब से ब्लड क्या है, नीचे आ रहा है, और इस वाले लिम्ब से क्या है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी वासा रेक्टा की दोनों लिम्ब्स के बीच भी क्या है, तुम्हारा काउंटर करंट पैटर्न है। यहाँ पे भी क्या है, तुम्हारा काउंटर करंट पैटर्न है। अब कह रहा है कि अगर हम बात करें ये हेनले लूप की जो असेंडिंग लिम्ब है, हेनले लूप की जो असेंडिंग लिम्ब है,
और वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे भी चीज़ें क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा काउंटर करंट पैटर्न होगा। और यहाँ पे भी चीज़ें क्या है नीचे आ रहे हैं और यहाँ से ऊपर जा रही हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा काउंटर करंट पैटर्न होगा। अब करें ये काउंटर करंट पैटर्न जो होता है ना, ये काउंटर करंट पैटर्न जो होता है इसी की हेल्प से हम यूरिन को क्या करते हैं कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, और ये क्या करता है हेल्प करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में भी, ठीक है। यानी जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे यूरिन को कंसंट्रेट करेंगे, और काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है ये हेल्प करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में भी, ठीक है। जैसे देखिए ये इतना पार्ट मान लीजिए हमारा कहाँ है कॉर्टेक्स में, ये कहाँ पे है कॉर्टेक्स में, और ये वाला पार्ट जो है ये कहाँ पे हमारा मेड्यूला में, कहाँ पे मेड्यूला में है। तो कह रहे जो हमारा कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है 300, कितनी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब कह रहे जैसे जैसे मेड्यूला में हम नीचे आएंगे यहाँ पे आएंगे तो 400, 500, 800, 900, 1000, और जब एकदम नीचे आ जाएंगे मेड्यूला में एकदम नीचे आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1200, यानी यहाँ की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है 1200 होती है, ठीक है। तो कह रहे कि ये जो ऑस्मोलरिटी है 300 से 1200 ये भी किसकी वजह से होती है, हमारा काउंटर करंट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, काउंटर करंट की वजह से होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि होगा क्या कि जो हमारी ये असेंडिंग लिम्ब होती है और हेनले लूप की, ये परमिएबल होती है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या परमिएबल है, तो यहाँ से हमारा NaCl निकलेगा, ठीक है, NaCl निकलेगा, और ये NaCl जो डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा की है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब ये वासा रेक्टा इस NaCl को लाएगा, और ये जब NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में आएगा तो ये NaCl क्या होगा यहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। कह रहे कि थोड़े बहुत अमाउंट में यूरिया क्या करती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के थिन सेगमेंट से क्या करती है एंटर करती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फिर ये वाला पाइप जाके कहाँ पे खुलता है तुम्हारा, ये जो पाइप है ये तुम्हारा जाके कहाँ पे खुलेगा, डीसीटी जाके कहाँ पे खुलती है, हमारे कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। तो कह रहा है कि ये यूरिया जब होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो ये कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिया क्या होता है वापस हमारा कहाँ पे आ जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके अंदर NaCl भी आ रहा है और यूरिया भी आ रहा है, और ये NaCl और यूरिया यहाँ पे आ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसे हम क्या कर रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहे हैं, और इसी की वजह से यानी NaCl और यूरिया यहाँ पर आता है जिसकी वजह से इसकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। यानी जो हमारे 300 से 1200 ऑस्मोलरिटी हुई है वो किस सल्यूट की वजह से होती है, NaCl और यूरिया की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर NaCl और यूरिया के अमाउंट क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो लिक्विड है गाढ़ा हो जाएगा, यानी इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी 300 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। और जिस मैकेनिज्म द्वारा ये किया गया है वो हमारा क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म है। क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब कह रहा है कि जब हमारा फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, ये हमारी बॉडी के कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या होगा, ये बाहर कर दिया जाएगा। तो कह रहे जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी है 1200 है, कितनी है 1200, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी है 1200 है। तो ये जो फिल्ट्रेट होगा ये फिल्ट्रेट भी तुम्हारा कितना, ये जो फिल्ट्रेट है इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होनी चाहिए 1200 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो जितना भी पानी होगा वो पानी क्या होगा अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ जाएगा, और इसकी ऑस्मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी लगभग 1200 हो जाएगी, और फिर हम इसे क्या करेंगे बॉडी से बाहर निकाल देंगे, यानी हमारा जो यूरिन बना था वो क्या हो गया कंसंट्रेट हो गया। तो कह रहा है कितने टाइम कंसंट्रेट होता है 4 टाइम्स, ठीक है। जो हमारा फिल्ट्रेट इनिशियल फिल्ट्रेट जो बनता है और जिसे हम रिमूव करते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है 4 टाइम्स, कितनी हो जाती है 4 टाइम्स, वो तुम्हारी क्या होती है 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे देख लीजिए। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जो हमारे किडनी का जो फंक्शन है ना इससे रेगुलेट किया जाता है बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। यानी जो हमारी किडनी है इसके फंक्शन को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा रेगुलेट करते हैं।
अब इन्हें रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, यानी किनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कह रहे हैं इन्हें रेगुलेट करने के लिए इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस का होता है, जस्टा ग्लैमरुलर ऑपरेटस का होता है, और हार्ट का भी होता है सर्टेन एक्सटेंट, यानी थोड़ा बहुत क्या होता है, हार्ट का भी होता है। आइए एक एक करके सभी को देखा जाए। कह रहा होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर होता है जो हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी को मेजर करता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी की ऑस्मोलरिटी को मेजर करता है वही क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। तो कह रहे जब हमारे बॉडी की ऑस्मोलरिटी चेंज होगी, ठीक है, ऑस्मोलरिटी क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयन हमारे बॉडी के जब डिक्रीज करेंगे तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लॉस होगा किसका, फ्लूइड का, लॉस ऑफ फ्लूइड। जब लॉस ऑफ फ्लूइड का मतलब हमारा बॉडी वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो जब ये लॉस ऑफ फ्लूइड होता है तो जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो ये सिग्नल भेजेंगे किसको, हमारे हाइपोथैलेमस को। किसको, हाइपोथैलेमस को क्या करेंगे, सिग्नल भेज देंगे। अब ये जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, ये रिलीज़ करेगा एक हार्मोन को जिसे हम क्या कहते हैं, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन। लेकिन ये जो हार्मोन रिलीज़ करेगा ये यहाँ से निकल के चला जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्योंकि हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे हमारा क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। तो हाइपोथैलेमस के नीचे हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएच निकालेगा, और एडीएच कहाँ पे आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, और एक ये क्या फ्रंट वाला पार्ट है, और ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का बैक वाला पार्ट है। और इस बैक वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या कहा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, क्या बोला जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोला जाता है। जबकि जो फ्रंट वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इस वाले को क्या कहा जाएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो कह रहा है हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज़ करेगा किसको, एडीएच को। तो ये जो एडीएच रिलीज़ किया है, ये एडीएच हमारा कहाँ पे आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस में आ गया। ठीक है, ये एडीएच कहाँ पे आ गया, एडीएच। ठीक है, कहाँ पे आ गया, न्यूरोहाइपोफाइसिस, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिंग। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या होगा, वैसोप्रेसिंग। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये एडीएच क्या होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, हमारा एडीएच निकला। अब ये एडीएच क्या करेगा, जाके एक्ट करेगा हमारे डीसीटी पे। कहाँ पे काम करेगा, जाके डीसीटी पे काम करेगा। और हमारा जो डीसीटी है ये क्या करने लगेगा, रीएब्जॉर्ब। ठीक है, क्या करने लगेगा, रीएब्जॉर्ब करने लगेगा किसको, वाटर को ये क्या करने लगेगा, रीएब्जॉर्ब करने लगेगा। यानी कि जो हमारा लॉस ऑफ फ्लूइड था इसे ये फिर से क्या कर रहा है, मैनेज कर रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं। कह रहे हैं साथ ही साथ क्या होता है, एडीएच का एक और काम होता है, ये होता है इसका दूसरा नाम क्या, वैसोप्रेसिंग। ऐसा लग रहा है वैसोप्रेसिंग यानी ब्लड वेसल को दबाने वाला, तो कह रहा है कि होता क्या है कि अगर हमारा जस्ट GFR, ठीक है, ग्लैमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, अगर हमारा GFR डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, अगर GFR हमारा डिक्रीज़ हुआ तो ये जो एडीएच होता है ना, यानी वैसोप्रेसिंग, इसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, वैसो कॉन्ट्रिक्टर होता है, यानी ब्लड वेसल को दबाने वाला होता है। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को दबा देगा, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लैमरुलर ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। और अगर ग्लैमरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो फिल्ट्रेशन क्या होगा, तेज़ हो जाएगा। यानी जो हमारा GFR कम हुआ है, ये GFR क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यानी एडीएच क्या कर रहा है, डीसीटी पे वर्क करके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कर रहा है, और साथ ही ये हमारे GFR को भी क्या करता है, मैनेज करता है। यानी जो अगर हमारा GFR अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये इसे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं जस्टा ग्लैमरुलर ऑपरेटस का क्या रोल होता है। जस्टा ग्लैमरुलर ऑपरेटस कह रहे हैं कि अगर हमारा
अगर हमारा ठीक है कह रहा है कि अगर लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ तो जस्टा ग्लैमुलर ऑपरेटस, जो जस्टा ग्लैमुलर ऑपरेटस वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या देखें, कह रहा है कि अगर हमारा लॉस किसका हुआ, फ्लूइड का, ठीक है, अगर फ्लूइड का लॉस हुआ तो जो हमारा जस्टा ग्लैमुलर ऑपरेटस या जस्टा ग्लैमुलर सेल होंगी ये क्या होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। और ये एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं किसको, रेनिन को। किसको रिलीज़ करेंगे, रेनिन को रिलीज़ करेंगी। अब होगा क्या कि हमारे ब्लड में पहले से ही एक केमिकल होता है जिसे क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। क्या बोला जाता है, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। तो ये रेनिन क्या करेगा, जाके वर्क करेगा किसके ऊपर, एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर। और ये एंजियोटेंसिनोजन जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ना ये पावरफुल वैसो कॉन्ट्रिक्टर होता है, ठीक है, वैसो कॉन्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। अब कह रहा है ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है ये जाके काम करता है एड्रीनल ग्लैंड पे, ठीक है। ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर जो हैप्पी बर्थडे टू यू वाली जो टोपी लगी होती है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। तो ये जाके कहाँ पे काम करेगा, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, ठीक है। ये इसका क्या होगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा, ये क्या होगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा। और अंदर ये क्या होगा, मेडुला वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये क्या है, मेडुला वाला पार्ट होगा। तो कह रहा है कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये जाके काम कहाँ पे करता है, कॉर्टेक्स पे, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे काम करेगा, और एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे काम करेगा तो यहाँ से रिलीज होगा तुम्हारा एल्डोस्टेरॉन। क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। और ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये जाके कहाँ पे काम करेगा, डीसीटी पे। कहाँ पे काम करेगा, डीसीटी पे। और जब ये डीसीटी पे काम करेगा तो वहाँ से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर एंड सोडियम आयन का, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, वाटर और सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है कि साथ ही साथ क्या होता है, ये एल्डोस्टेरॉन जो होता है ना ये भी क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कराता है। और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करा के ये भी जीएफआर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। यानी ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हुआ तो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, उसको इंक्रीज़ करेगा। साथ ही साथ हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड जो पावरफुल वैसो कॉन्ट्रिक्टर है, वैसो कॉन्ट्रिक्टर का मतलब भी क्या, ब्लड वेसल को दबाने वाला। तो कह रहा है ये भी क्या करता है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करा के ये भी जीएफआर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ये भी क्या करेगा, जीएफआर को इंक्रीज़ करेगा। यानी एडीएच जो हमारा एडीएच है वो भी जीएफआर को बढ़ाता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये भी क्या कर रहा है, जीएफआर को बढ़ा रहा है। एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये भी क्या कर रहा है, जीएफआर को ये भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन तो करा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, जीएफआर को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। आइए देखें इसके बाद हार्ट का। कह रहा है कि अगर हमारा ब्लड फ्लो तेज़ हो जाए, ठीक है, अगर हमारा ब्लड फ्लो तेज़ हो जाए तो हमारे जो एट्रियल वॉल होती है, ठीक है, जो एट्रिया की वॉल होती है ये क्या करती है, रिलीज़ करने लगती है एक केमिकल को जिसे हम क्या कहते हैं, ANF, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, ठीक है। और एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर जो होता है ये होता है तुम्हारा वैसोडाइलेशन। कैसा होता है, वैसोडाइलेशन, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा वैसोडाइलेशन। वैसो माने ब्लड वेसल, डायलेशन माने क्या होता है, चौड़ा करना। तो कह रहा है कि अगर हमारा ब्लड फ्लो तेज़ हो गया तो हमारा जो हार्ट जो हमारी हार्ट है, हार्ट की एट्रिया क्या करेगी, रिलीज़ करेगी एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर। और एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर जो होता है ये कैसा होता है, वैसोडाइलेशन होता है। ये ब्लड वेसल को क्या करेगा, फैला देगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो था, जो ब्लड प्रेशर था वो डिक्रीज़ कर जाएगा। और ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज़ करेगा तो जो हमारा ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये भी क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। और चीज़ें क्या हो जाएंगी तुम्हारे नॉर्मल हो जाएंगी। यानी कि अगर ये तुम्हारी बढ़ गई, अगर ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो गया तो तो वहाँ पे तुम्हारा क्या निकलेगा, ANF निकलेगा। और ANF कहाँ से निकलता है, एट्रिया, हार्ट की जो एट्रिया होती है वहाँ से निकलता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है ये ठीक अपोजिट काम कर रहा है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के, ठीक है। अब इससे पहले जो पढ़े थे जहाँ पर रेनिन निकल रहा था, एंजियोटेंसिन हो रहा था, उसे हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो कह रहा है ANF जो होता है ठीक अपोजिट काम करता है किसके, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा।
आप इसे एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। मिक्चुरेशन, व्हाट इज द मिक्चुरेशन? द प्रोसेस टू रिलीज यूरिन, ठीक है, जो यूरिन हमारे बॉडी के अंदर बनी है, इस यूरिन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो यूरिन है इसे कौन बना रहा है? नेफ्रॉन बना रहा है। तो नेफ्रॉन में जो यूरिन बनती है ना, वो यूरेटर से होते हुए कहाँ पे आती है? अल्टीमेटली फाइनली कहाँ पे आ जाएगी? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पे आएगी? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगी। अब कह रहा है कि जब ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगी, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है, ओके, आइए देखें, ये कहाँ पे आ गई? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आई। जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आएगी तो ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? तुम्हारा फैलने लगेगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? तुम्हारा फैलेगा। जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन भरेगी, ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? तुम्हारा फैलेगा। तो कह रहा है ये जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है ना, इसमें क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है, कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिसेप्टर। तो जब ये यूरिनरी ब्लैडर फैलेगा तो इसकी वॉल में जो स्ट्रेस रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे? सिग्नल भेजेंगे किसको? हमारे ब्रेन को, ठीक है। या हमारे ब्रेन को क्या करेंगे? सिग्नल भेज देंगे कि मालिक यूरिनरी ब्लैडर अब हमारा फिल हो गया है, आप यूरिन यहाँ से निकाल लीजिए। तो कह रहे हैं कि जब ब्रेन के पास ये सिग्नल जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन द्वारा क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। एक सिग्नल ये भेजेगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की जो स्मूथ मसल है उसके पास एक सिग्नल आएगा कि आप क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट करो। और ये दूसरा सिग्नल भेजेगा इस यूरेथ्रा के पास, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये यूरेथ्रा होता है ना, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर इस रास्ते को क्या करता है? दबा के रखता है, ठीक है, दबा के रखता है। तो ब्रेन क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन द्वारा एक सिग्नल किसको भेजेगा? यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल को भेजेगा कि आप क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट करो। और दूसरा ये भेजेगा यूरेथ्रल स्फिंक्टर को कि आप क्या करो? रिलैक्स करो। तो ये जब रिलैक्स होगा तो ये क्या होगा? तुम्हारा जो रास्ता ये दबाया हुआ था, ये रास्ता क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या होगा? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से हमारी यूरिन क्या करेगी? पास कर जाएगी। तो ये यूरिन जो पास कर रही है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन कहते हैं। और ये जो पूरा है इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो ये बताओ, ये जब हम चाहेंगे तभी यूरिन बॉडी से बाहर निकलती है या ऐसे ही बैठे बैठे अभी तुम्हारी यूरिन निकलेगी? ऐसा तो होता नहीं है कि तुम बैठे हो और बैठे बैठे तुम्हारी यूरिन निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। जब हम चाहते हैं तभी होता है। इसका मतलब कि जो मिक्सचुरेशन का प्रोसेस होता है ये कैसा होता है? हमारा वॉलंटरी प्रोसेस होता है। कैसा होता है? वॉलंटरी प्रोसेस होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब यहाँ से यूरिन, यहाँ से जो यूरिन निकलती है पर डे कितनी निकलती है? 1 से 1.5 लीटर। कितनी निकलती है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकलती है। और इस यूरिन का जो पीएच होता है ना, वो कैसा होता है? 6 होता है। पीएच कितना होता है? 6 होता है। और इस 1 से 1.5 लीटर यूरिन के अंदर जो यूरिया का अमाउंट होता है वो कितना होता है? 25 से 30 ग्राम, ठीक है। यानी 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन निकल रहा है उसके अंदर यूरिया का अमाउंट कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है। और इस यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है। पीएच कितना होता है? 6 होता है। ये बताओ, यूरिन किस कलर की होती है? यूरिन जो होती है ये कैसी होती है? येलो कलर की होती है। कैसी होती है? यूरिन कैसी होती है हमारी? येलो कलर की होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि यूरिन की एनालिसिस की जाती है, ठीक है। यूरिन की क्या की जाती है? एनालिसिस की जाती है। किसके लिए? क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, यानी बीमारियों का पता करने के लिए कि अगर हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? यूरिन टेस्ट कराते हैं। या अगर हमारी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसके लिए भी क्या किया जाता है? यूरिन का टेस्ट कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज, ठीक है, अगर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसी बीमारी को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। या अगर कीटोन बॉडी, ठीक है, कीटोन बॉडी, अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी का अमाउंट बढ़ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? कीटोनूरिया। क्या बोला जाता है? कीटोनूरिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कीटोनूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया या कीटोनूरिया ये दोनों इंडिकेट करते हैं किसको? डायबिटीज़ को। किसको इंडिकेट करते हैं? डायबिटीज़ को इंडिकेट करते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। ओके, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। ये बताओ, हमारे बॉडी के अंदर यूरिया, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है? यूरिया। और यूरिया क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और वेस्ट प्रोडक्ट को ये हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। और इस यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए इसे फिल्टर किसके द्वारा किया जाता है? किडनी द्वारा किया जाता है।
यानी किडनी हमारी क्या हो गई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। अगर हम अपने बॉडी के अंदर बात करें तो हमारे बॉडी में जो किडनी है ये कैसे काम करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। लेकिन कह रहा है कि सिर्फ किडनी ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम नहीं करती, किडनी के अलावा कुछ अदर ऑर्गन भी होते हैं जो कैसे काम करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो अदर ऑर्गन की बात करें तो लंग्स हो गया, लीवर हो गया और स्किन, यानी लंग्स, लीवर और स्किन भी कैसे काम करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखें लंग्स को। कह रहे कि हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और CO2 को रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, लंग्स द्वारा किया जाता है। इसका मतलब लंग्स क्या हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। 1 मिनट में 200 ml यानी 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, ठीक है। 1 मिनट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन अ डे, यानी पूरे दिन में ठीक ठाक अमाउंट में वाटर को भी रिमूव किया जाता है लंग्स द्वारा, ठीक है। आपने कभी ना कभी ये काम किया होगा कि कोई मिरर है, मिरर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक तरह से सांस छोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, नाम हम अपना लिखते हैं, ठीक है। अपना नाम लिखो, पड़ोसी का नाम लिखो, जिसका चाहो, ठीक है। हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो हम एयर छोड़ रहे हैं ना, एयर के साथ साथ हमारी क्या होती है, वाटर भी क्या होती है, वेपर के फॉर्म में आती है, और वो जैसे ही कांच के कांटेक्ट में आती है चाहिए तो एनवायरनमेंट क्या होता है, ठंडा होता है, तो इसे ये क्या करती है, तुरंत लिक्विड फॉर्म में कर देती है, और फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लिखने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो लंग्स होता है ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, किसके लिए, CO2 के लिए। किसके लिए काम कर रहा है, CO2 के लिए, ठीक है। 1 मिनट में कितने CO2 को ये एक्सक्रीट करता है, 200 ml, ठीक है, पर मिनट कितना, 200 ml, एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर पूरे दिन में, ठीक है। उसके बाद अगर लीवर्स की बात करें तो लीवर भी कैसे काम करता है, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही काम करता है, क्योंकि लीवर क्या करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जैसे इसकी ट्रिक लिख लीजिए, BB, ठीक है, BB की DVD, ठीक है, BB की DVD, ठीक है, BB की DVD पहले और DVD आती थी, तो BB अपने दहेज में हो सकता है DVD लाएंगे, तो उसी की बात हो रही है, BB की DVD। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है, बाइल पिगमेंट। तो लीवर सिक्रेट करता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, की से कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन, V से विटामिन, और D से क्या हो गया, ड्रग्स। कह रहे ये इन चीज़ों को क्या करता है, सिक्रेट करता है, जो अल्टीमेटली डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ क्या होते हैं, बॉडी के बाहर चले जाते हैं। तो लीवर भी क्या कर रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इसके साथ साथ जो हमारी स्किन है ये भी क्या करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही काम करती है। जो स्किन होती है, स्किन में क्या होता है, 2 ग्लैंड पाई जाती है, एक हमारी क्या होती है, स्वीट ग्लैंड होती है, और दूसरी क्या होती है, सिबेसिस ग्लैंड होती है। कह रहा जो स्वीट ग्लैंड होती है ये सिक्रीट करती है किसको, स्वीट को, यानी पसीने को सिक्रीट करती है, और पसीने में हमारे क्या होता है, NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, और लैक्टिक एसिड होता है, और इन्हें हम क्या करते हैं, पसीने के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, पसीने के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन जो हमारा पसीना है ना, इसका मेन काम होता है कूलिंग, यानी हमारे बॉडी को ठंडा करना, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और हम अपनी होम्योस्टैसिस मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, हम अपनी होम्योस्टैसिस मेंटेन यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को 37 बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, पसीने को निकालना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो स्वीट का मेन काम क्या होता है, स्वीट का मेन काम क्या होता है, कूलिंग का। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, एक्सक्रीट भी करता है। उसके बाद बात करें सिबेसिस ग्लैंड की, तो सिबेसिस ग्लैंड सिक्रीट करता है सिबम, जिसके अंदर क्या होता है, स्टेरॉल होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, और वैक्स होता है, ठीक है। और इन्हें हम क्या करते हैं, इसके थ्रू सिक्रीट करते हैं, और सिक्रीट करके बॉडी से बाहर कर देते हैं। साथ ही साथ जो सिबेसिस ग्लैंड होती है ये हमारी स्किन को क्या करता है, ये हमारे स्किन को क्या करता है, ऑयली कर देता है, ठीक है, ऑयली यानी तलई कर देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन क्या होती है, प्रोटेक्ट रहती हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि सिबेसिस ग्लैंड जो होता है वो ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, यानी लेयर देता है किसको, हमारी स्किन को। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आइए देखें, अब देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कह रहा है कि अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, यानी जो हमारी किडनी है, अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क ना करे तो हमारे ब्लड में यूरिया का अमाउंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और अगर यूरिया का अमाउंट इंक्रीज किया तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूरेमिया। क्या बोला जाएगा, यूरेमिया, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे,
यूरेमिया बोलेंगे। तो कह रहा है कि अगर ये यूरेमिया की कंडीशन बनी रही, यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ा रहेगा तो हमारी किडनी फेल कर जाएगी, और अगर किडनी फेल कर गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली, ठीक है, हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके अपने बॉडी से यूरिया को बाहर निकाल लेंगे। अब आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके यूरिया को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस। चाहे तो सिर्फ डायलिसिस कह दो या उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखें होता क्या है। कह रहे हैं कि मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, ये क्या है, एक बंदा है, और इस बंदे की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी यूरेमिया कंडीशन आ गई है। तो कह रहे हैं इसकी कन्वीनियंट आर्टरीज है, ठीक है, यानी जो सुविधा वाली आर्टरी हमारे लिए जहाँ से आसानी होगी उस आर्टरी से हम क्या करेंगे, इसका ब्लड निकाल लेंगे, और इसका ब्लड निकाल के हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी में भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो आर्टिफिशियल किडनी है यहाँ पे क्या होगा, सिलोफैन ट्यूब लगी होगी। ठीक है, क्या लगी होगी, सिलोफैन ट्यूब लगी होगी। ठीक है, अब ये जो सिलोफैन ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सिलोफैन ट्यूब है। ओके, ये हमारी क्या होगी, सिलोफैन ट्यूब। सिलोफैन ट्यूब के चारों तरफ क्या होगा, लिक्विड भरा होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या भरा होगा, लिक्विड भरा होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डायलिसिस फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायलिसिस फ्लूइड। और ये डायलिसिस फ्लूइड का भी मिनरल कंपोजिशन वैसा ही होगा जैसा कि हमारे प्लाज्मा का होता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि हमें नाइट्रोजनस वेस्ट तो रिमूव कराना है ब्लड से, इसलिए हम डायलिसिस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। अब हम ब्लड को क्या करेंगे, हम कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को निकाल के क्या करेंगे, इस सिलोफैन ट्यूब के अंदर इंटर करा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटर कराने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाएंगे एंटी कोआगुलेंट का, कि ऐसा ना हो कि ब्लड यहाँ पे जाके जम जाए, इसलिए हमें एंटी कोआगुलेंट का इंजेक्शन लगाएंगे। और एंटी कोआगुलेंट हमारा क्या होता है, हेपेरिन। क्या होता है, हेपेरिन का इंजेक्शन लगा के ब्लड को सिलोफैन ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अब ये जब ब्लड हमारा सिलोफैन ट्यूब से, ठीक है, ये क्या है, सिलोफैन ट्यूब, जब यहाँ से हमारा ब्लड पास कर रहा होगा, ठीक है, जब यहाँ से हमारा ब्लड पास कर रहा होगा तो इस ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो अपने हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी ब्लड से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा सिलोफैन ट्यूब है ना, ये कहता होता है पोरस होता है। कैसा होता है, पोरस, यानी इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्या होंगे, पोर होंगे। तो इसी पोर द्वारा ये नाइट्रोजन वेस्ट जो होंगे ये निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हारे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। अब हमारा ब्लड क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो क्लियर ब्लड हो गया ना, इस क्लियर ब्लड को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, और निकाल के क्या करेंगे, कन्वीनियंट वेन द्वारा, ठीक है, कन्वीनियंट वेन द्वारा क्या करेंगे, बंदे के अंदर इसे वापस डाल देंगे। ठीक है, निकालेंगे कहाँ से, आर्टरी से, और डालेंगे कहाँ से, वेन से। और डालने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हिपेरिन नाम का इंजेक्शन लगाए थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी हिपेरिन, ठीक है, एंटी हिपेरिन नाम का इंजेक्शन लगा के इसके अंदर ब्लड को क्या करेंगे, वापस भेज देंगे। ठीक है, और यही पूरा प्रोसेस हमारी क्या है, डायलिसिस है। इसी को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि ये परमानेंट मेथड नहीं है। अगर किसी की किडनी काम नहीं कर रही है, ठीक है, यानी किडनी फेल हो गई है, तो वो अगर किसी की किडनी फेल हो गई है तो वो डायलिसिस के थ्रू उसका नहीं हो पाएगा। कुछ दिन तक तो डायलिसिस करा सकता है, लेकिन अगर उसे परमानेंट क्योर चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कि वो किसी हेल्दी पर्सन से, यानी जिसकी किडनी वर्क कर रही है, उससे किडनी लेके अपने अंदर उसे ट्रांसप्लांट करा लें। इसका सिर्फ एक यही ऑप्शन होता है। और किडनी किससे ली जाती है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन हो, पहले हम प्रीफर किसको करते हैं, रिलेटिव को। ठीक है, जैसे अगर कोई तुम्हारा जुड़वा भाई बहन है तो उससे, या अम्मी अब्बू, ठीक है, भाई बहन, फिर अपनी फैमिली, ठीक है, फिर बाहर से बाद में देखी जाती है। तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, क्लोज रिलेटिव को प्रीफर करेंगे और उनसे किडनी लेके क्या करेंगे, लगा लेंगे। यही कि इसका क्या होता है, परमानेंट क्योर होता है। ठीक है, बाकी ये सब तो कुछ टाइम के लिए ही कराया जा सकता है। इसके बाद देखना हमारे क्या है, रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली क्या होती है, अगर हमारे किडनी के अंदर स्टोन हो जाए, ठीक है, किडनी में स्टोन हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रीनल कैलकुली कहते हैं। और ये क्या होता है, तुम्हारा कैल्शियम ऑक्जेलेट का मास होता है। ठीक है, किडनी में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का मास बन जाता है, जो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो घुलता नहीं है, और उसी को हम क्या कहते हैं, रीनल कैलकुली कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, ग्लैमरुलस नेफ्राइटिस। आइटिस, अगर किसी के नाम में आइटिस लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सूजन। तो ग्लैमरुलस नेफ्राइटिस क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैमरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है, ये यानी हमारा जो ग्लैमरुलस होता है किडनी का, जो ग्लैमरुलस होता है किडनी का, अगर वहाँ पे हमारा क्या हो जाए, सूजन हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।